हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएस 24। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन के काइंड्स के बारे में और उसके डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से हमने समझा था। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन्स आते हैं, उनके अंतर्गत कौन सी बेसिक एप्लीकेशंस होंगी, और हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कैसे सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ विशेष प्रकार के शब्द हों या फिर सफिक्स के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नाउन को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला जो है काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल है। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं या गणना कर सकते हैं, उन नाउन को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे, और ऐसे नाउन जिनको हम गणना नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीन आते हैं। अब यहाँ पे क्यों इनको रखा गया है, एक एक को हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पिछले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि प्रॉपर नाउन से किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता चलता है। इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर पर्सन की भी अगर बात करेंगे तो उनको डेफिनेट रूप से हम निश्चित रूप से उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन के बारे में हमें पता है कि ये वर्ग को दर्शाने का काम करते हैं। तो अगर हम बोले स्टूडेंट्स, अगर किसी विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट हों या पूरे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में काउंट करना हो तो अवश्य रूप से हम उनको काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब गणना कर सकते हैं। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं तो समूह के बारे में पता चलता है, और समूह जो होता है एक एक व्यक्तियों या एक एक वस्तुओं से मिलकर बनता है। तो ये बात भी क्लियर है कि अगर हम गणना करना शुरू कर दें तो डेफिनिट फॉर्म में या फिर निश्चित रूप से हम कलेक्टिव नाउन में अगर वस्तुओं को समूह है तो वस्तुओं की संख्या को, अगर व्यक्तियों का समूह है तो व्यक्तियों की संख्या को हम निश्चित रूप से काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल में आप देख सकते हो इसके अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट आता है और मटेरियल आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट हमें पता है कि इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील किया जा सकता है और देख भी नहीं सकते हैं। दूसरा पदार्थ के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, अगर हमने बोला हैप्पीनेस, फिर हमने बोला ऑयल, फिर हमने बोला मिल्क, तो ऐसी स्थिति में हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर हम मटेरियल नाउन की चर्चा करें तो मटेरियल नाउन को हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला 1 किलो चीनी, अब यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हो तो 1 kg ऑफ शुगर की अगर बात करो तो शुगर को आप यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहे हो लेकिन किलो के माध्यम से मेजरमेंट कर पा रहे हो। 1 kg ऑफ राइस हो गया, 1 लीटर ऑफ मिल्क हो गया, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हो गया, 1 लीटर ऑफ डीजल हो गया। तो इसका मतलब 1 ग्राम अगर हमने बोला सोना या गोल्ड बोल दिया तो आप गोल्ड को किस में आप मेज़रमेंट कर रहे हो, ग्राम के माध्यम से। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन में हम दो को रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ कंडीशन ये है, गणना तो नहीं कर सकते हैं नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ अगर किसी भी शब्द का, मान लीजिए किसी भी शब्द के अंत में ये जितने भी सफिक्स के रूप में यूज़ किए गए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं या फिर कुछ सफिक्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि AGE, ANCE, ANCY, यहाँ पे HOOD, ITY, SHIP एक्सेट्रा, जितनी भी यहाँ पे लिस्ट लिखी गई हैं तो आप देख सकते होंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक TION और TY तक लिखा गया है। तो यहाँ पे लिस्ट इसलिए दी गई है आपको कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर इनका प्रयोग किया गया है तो वो शब्द जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। एग्जाम्पल में आप शॉर्टेज देख सकते हो, वैकेंसी है, करेंसी है, इन्फीरियरिटी है, क्लीनलीनेस है, एप्लीकेशन है, पॉवर्टी है, स्कॉलरशिप है, अपॉइंटमेंट, चाइल्डहुड, रेसिडेंस और यहाँ पे अटेंडेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो AGE, इसके अंत में AGE है,
यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसी तरीके से वैकेंसी में ANCY है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ANCY का यूज़ हुआ है। फिर आप करेंसी में आप ENCY आप देख रहे हो, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से ITY इन्फेरियरिटी में आप देख रहे हो कि ITY यहाँ पर दिया है। फिर इसी तरीके से आप क्लीनिनेस देख रहे हो, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है NASS। फिर आप देख रहे हो एप्लीकेशन, यहाँ पर TION आया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ शब्द मेंशन किए गए हैं, लिख दिए गए हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर समझने के लिए कि अगर किसी भी शब्द के अंत में इनमें से किसी का भी प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो ये एक आसान तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस में कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना हो तो हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं या कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी अगर क्लियर हो गई, इसका मतलब इनको हम प्लूरल नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं उसको हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे शॉर्टेज है, अब कमी है, कमी को क्या हम गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते। उसी तरीके से वैकेंसी है, वैकेंसी में पदों की संख्या होती है लेकिन वैकेंसी को आप काउंट नहीं करोगे। वैकेंसी के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे डेफिनेट रूप से आप पोस्ट को आप जरूर काउंट कर सकते हो, लेकिन वैकेंसी शब्द को आप काउंट नहीं कर सकते हो। चाइल्डहुड है, अब बचपन की अवस्था है, यहाँ पे स्टेट को डिनोट कर रहा है। अब बचपन की अवस्था को गिन नहीं सकते हो। तो जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जनरली हम उनको किसी भी स्थिति में यहाँ पे प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह करते हैं और जितने भी शब्द मेंशन किए गए हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड हैं। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी तरीके से अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ शब्द मेंशन कर दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। सेंटेंस इस पर्पज से दिया गया है कि पिछले लेक्चर में हमने काइंड्स पढ़ा था, आज हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में देखा। तो यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर से रिलेटेड है और इनको हम देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं, और अगर आप समझ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप कोशिश करिएगा कि आंसर बताइएगा। जैसे पहला सेंटेंस जो है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। 4 विकल्प हैं, उस 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। सेंटेंस क्या है? द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट डैश विल विन द मैच। अब देखो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट मीन्स टीम है, ये कलेक्टिव नाउन को डिनोट कर रहा है। तो जब कलेक्टिव नाउन से पूरे ग्रुप को डिनोट होता है तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ये देखो हैज़ यहाँ यूज हुआ है। अब हैज़ हमें पता है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर कलेक्टिव नाउन से पूरे ग्रुप के बारे में पता चलता है तो पहली कंडीशन ये है कि ये न्यूटर जेंडर माना जाता है। तो न्यूटर जेंडर की स्थिति में इसके साथ जब वर्ब आती है तो वो भी सिंगुलर आती है, और इसके लिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हुआ है। और इसके लिए अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो प्रोनाउन के रूप में आप इट का यूज़ कर सकते हो, प्रोनाउन के रूप में आप इट्स का यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये इट्स नहीं, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है। फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो आप इटसेल्फ का प्रयोग कर सकते हो। तो ये लाइन क्लियर हो गई। तो अब अगर हमने कहा कि द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट, यानी टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि डैश विल विन द मैच, यह मैच को जीतेगी या जीत जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो टीम ने निर्धारित किया है, कलेक्टिव बात की जा रही है कि सेपरेशन का भाव निकल रहा है। कहीं ना कहीं सेंटेंस से हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि कलेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, पूरे समूह के बारे में दर्शा रहा है। तो इसका जो विकल्प होगा विकल्प सी होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इट विल विन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है रमेश प्रिफर्स डैश इन हिज टी। अब यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं, शुगर्स, शुगर केन, शुगर, नन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही इजी है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे शुगर्स लिखा है तो हमें पता है कि मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब अगर चाय में गन्ने का प्रयोग नहीं होता तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सी होगा। इसका मतलब रमेश जो है अपने चाय में चीनी को वरीयता देता है, चीनी प्रेफर करता है, चीनी पसंद करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है द ज्यूरी डैश डिसाइडेड टू सेंड हिम टू जेल। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस की ये पता चल रहा है कि ज्यूरी ने
अब जजों का समूह है कि सेपरेशन है, पूरा सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। ज्यूरी ने निर्धारित किया है उसे जेल भेजने का, डिसाइड किया है। तो अब देखो यहाँ पे देखो हैज़ यूज़ हुआ है, हैव और हैव बीन का यूज़ हुआ है, लास्ट में नन ऑफ दीज का प्रयोग हुआ है। तो बेसिकली ये भी सेंटेंस जो है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो सेंटेंस में आप देखो जजों का समूह ने निर्धारित किया है कि उसे जेल भेजा जाएगा या फिर जेल भेजने के लिए निर्धारित किया है। अब बताओ जजों के समूह ने निर्धारित किया है कि एक एक जज ने निर्धारित किया है। बेसिकली सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कलेक्शन का बोध हो रहा है। तो कलेक्शन का जब सेंस देगा तो ऐसी स्थिति में आपको वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब प्रयोग हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड टू सेंड हिम टू जेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। अब देखो ये बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड होता है। तो पहले दिन इंट्रोडक्शन के दौरान हमने बताया था कि स्पॉटिंग एरर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्पॉटिंग एरर होता क्या है? एक सेंटेंस होता है जो 4 भागों में डिवाइड होगा। अगर सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो 3 में से आपको A, B, C में से चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस जो दिया गया है वो करेक्ट है तो यू शुड, इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ करना पड़ेगा। तो यू शुड चूज ऑप्शन नंबर 4। तो अब यहाँ पे लिखा है ही हैज़ ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया है? ब्रिक्स। किस लिए ऑर्डर किया है? फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। इसका मतलब ये है कि वह प्रस्तावित होटल और बार के लिए ब्रिक्स यानी ईंटों को ऑर्डर किया है। तो एक लाइन आप याद रखना हमेशा, जब ईंट हो, पत्थर हो, सीमेंट हो, कोई भी चीज़ है इनमें से, इनका प्रयोग जब कंस्ट्रक्शन के सेंस में लिया जाता है, निर्माण के अर्थ में यूज़ किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जब हम निर्माण के सेंस में यूज़ करते हैं तो इनको किसी भी स्थिति में प्लूरल नहीं बनाएंगे। मतलब यहाँ पे ब्रिक्स लिखा है तो ब्रिक्स के स्थान पे ब्रिक का प्रयोग होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? गलती ए पार्ट में है। अब हम 5वें नंबर को देखते हैं, हेल्थ इज डैश रियल हैप्पीनेस इंडीज। अब देखो वास्तव में स्वास्थ्य वास्तविक खुशी होती है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आर्टिकल एन आएगा, ए आएगा, द आएगा। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है कि जो किसी भी सेंटेंस में, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जब भी आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं तो बेसिकली आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नाउन क्या दिया गया है? हैप्पीनेस। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा यहाँ पे कि अगर किसी भी शब्द के अंत में NESS का प्रयोग होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होता है तो इन जनरल यानी जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या फिर मटेरियल नाउन हो, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मतलब यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और डी विकल्प करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे लास्ट देखते हैं क्या लिखा है, मोहन कैन नॉट लिव विदाउट डैश वाटर। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे लिखा है मोहन कैन नॉट लिव विदाउट डैश वाटर। यहाँ पे भी आर्टिकल ए एन द की बात है। यहाँ पे मोहन ही नहीं, हम भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो पानी का प्रयोग हुआ है वो एक मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का जब जनरल सेंस में, इसका मतलब जब इसे डेफिनेट नहीं बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, नहीं किया जाता है। सो इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर water because water is a material noun. So before material noun in general we never use any article. So in this condition we have to choose option D which is none of these. तो यहाँ पे दिए गए ये कुछ शब्द, ये कुछ सेंटेंसेस थे। मेरा मकसद यही था कि हमने कल और आज जो भी पढ़ा उसमें से आपका रिवाइज़ हो जाए। रिवाइज़ करवाने का उद्देश्य यही था कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज़ करवाएं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही जुड़ते रहिए। हम यहाँ पे आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे तो कल से हम नंबर शुरू करेंगे। नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट तो हम नंबर होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि
कौन से शब्द को हम किस तरीके से प्लूरल बनाते हैं, कौन से शब्द में IES ऐड करेंगे, कौन से और शब्द होंगे जिनको हम डिफरेंट तरीके से हम प्लूरल बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि S या ES नहीं आएगा लेकिन फिर भी वो प्लूरल होंगे। तो एक एक चीज़ों को हम डिटेल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।